हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रख्यात विश्व वैज्ञानिकों के बारे में, उनके हिस्ट्री को पढ़ेंगे और इस टॉपिक के बाद एक दो टॉपिक और रहेगा और आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उन टॉपिकों को देख लेते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक था भौतिक विज्ञान का इतिहास, जो कि हम लोगों ने देख लिया है कि भौतिक विज्ञान की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, ये हो गया है कंप्लीट। उसके बाद से भौतिक विज्ञान के इतिहास को पढ़ने से क्या सीखने को मिलता है, यानी कि उसकी अधिगम उपलब्धि, ये भी हो गया है कंप्लीट। उसके बाद से आइए थर्ड है आपका मॉडर्न साइंस, ये भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत में विज्ञान और तकनीकी नीतियाँ, ये भी कंप्लीट। उसके बाद से भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था मानव जीवन में परिवर्तन लाने वाली वैज्ञानिक खोज, तो ये भी हो गया कंप्लीट। तो 2-3 टॉपिक और बचे हैं इस यूनिट में, इसके बाद से आपका यूनिट हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए आज की टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक है आपका प्रख्यात विश्व वैज्ञानिक, यानी कि वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट। ठीक है, तो हम लोग उन साइंटिस्टों, कुछ महत्वपूर्ण साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। तो आपकी बुक में 3-4 वैज्ञानिक दिए हैं, लेकिन काफ़ी जो है ब्रॉड है, आप लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए ये जो है हम पार्ट वाइज, यानी कि एक वीडियो में बस एक साइंटिस्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग को ईजिली समझ में भी आए और आप लोग बोर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो फ्रेंड आपका सबसे पहला जो है जिस वैज्ञानिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्रांसीसी क्रिक। ठीक है, कौन है? फ्रांसीसी क्रिक। ये वही फ्रांसीसी क्रिक हैं जिनके बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। तो ये वही क्रिक है और इनके बारे में हम लोग इनका इतिहास पढ़ेंगे। तो गाइस आप लोग जो है एकदम कांस्टेंट होके वीडियो को देखिएगा एंड तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा। स्किप करेंगे तो आप लोग के माइंड से गायब हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रांसीसी क्रिक। ठीक है, आज के वैज्ञानिक का नाम क्या है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है फ्रांसीसी क्रिक। तो देखिए, फ्रांसीसी हेरी क्रॉम्पटन क्रिक, इनका जो है पूरा नाम क्या था? फ्रांसीसी हेरी क्रॉम्पटन क्रिक। ठीक है, जैसे आप लोग का भी एक क्या होता है, निक नाम होता है ना, निक नेम सबका होता है। तो इनका निक नेम क्या था? क्रिक। ठीक है, क्रिक। और इनका पूरा नाम क्या है? फ्रांसीसी हेरी क्रॉम्पटन क्रिक। आई बात समझ में? एक बार और बोलिए मेरे साथ, फ्रांसीसी हेरी क्रॉम्पटन क्रिक। वीडियो में ही आप लोग उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पढ़ना पड़े। ठीक है, उसके बाद से इनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 8 जून 1916, और मृत्यु कब हो गई थी? 28 जुलाई 2004 को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 8 जून 1916 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 जुलाई 2004 को। आई बात समझ में? जो फ्रांसीसी क्रिक थे वो एक ब्रिटिश आणविक भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और साथ ही साथ भौतिकी विशेषज्ञ भी थे और तंत्रिका वैज्ञानिक तथा डीएनए अणु की संरचना की खोज करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? फ्रांसीसी क्रिक क्या थे? तो ब्रिटिश आणविक भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिकी विशेषज्ञ भी थे, तंत्रिका वैज्ञानिक भी थे और साथ ही साथ इन्होंने डीएनए अणु की संरचना की खोज की थी। ठीक है, तो जिसको हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 1953 में इन्होंने वाटसन के साथ डीएनए अणु की संरचना की खोज की। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले। तो चलिए जी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, देखिए 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन? क्रिक, वाटसन तथा मारिस वल्किनस। कौन कौन थे? 3 वैज्ञानिक थे, क्रिक थे, वाटसन थे तथा मारिस वल्किनस। इन तीनों को जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब भाई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो कुछ रीज़न होगा, कुछ इन्होंने बड़ा किया होगा तभी तो आइए देखते हैं। तो जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह पुरस्कार शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी एंड चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो
फिजियोलॉजी तथा मेडिसिन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई बात समझ में? आगे चलें। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देखिए आप नोटबुक लेके बैठिएगा, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप लोग उसको शॉर्ट नोट के रूप में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रिक एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आणविक जैविकी विज्ञानी थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे, और आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड को प्रकट करने में सफल हुए। ठीक है, ये क्या हुए? आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड को प्रकट करने में सफल हुए। देखिए इसके लिए इन्होंने एक वर्ड का यूज किया था, वो वर्ड क्या था? तो सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। अब ये वाक्य इन्होंने क्यों प्रयोग किया था, तो आइए देखते हैं। तो इस वाक्य का अर्थ है आनुवंशिक सूचना, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो उसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है। किधर से किधर? तो डीएनए से आरएनए के तरफ। ठीक है, डीएनए से आरएनए की तरफ होता है, जिसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था सेंट्रल डोग्मा। आई बात समझ में? अब देखिएगा, क्रिक ने बाकी का कार्यकाल, जो इनका बाकी का कार्यकाल था, उसको इन्होंने कहाँ पे पूरा किया था? तो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि जोएला कैलिफोर्निया में है, वहाँ पे इन्होंने प्रोफेसर के पद पे अपना बाकी का कार्यकाल कंप्लीट किया था। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्रिक ने बाकी का कार्यकाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कहाँ है? जोएला कैलिफोर्निया में है, वहाँ पे इन्होंने विख्यात प्रोफेसर के पद पर पूरा किया। उनका शोध सैद्धांतिक तंत्रिका, जैविकी विज्ञान और मानव संचेतना में किया गया है। ये जो शोध है वो मतलब इन्होंने शोध किया था, वो किस में किया था? तो सैद्धांतिक तंत्रिका पे, जैविकी विज्ञान में और मानव संचेतना यानी कि कॉन्शियसनेस में किया गया है। अब फ्रेंड्स, क्या आप लोग समझ रहे हैं कि कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस का क्या मतलब है? तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्शियस क्या होता है। तो हमारे माइंड की, जो हमारा ब्रेन है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है ना। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या होता है? तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो जो भी हमारे अगल बगल चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे वो अवेयर होता है, यानी उन चीज़ों के बारे में वो अच्छे से जानता है, और वो सोचता है, थिंक करता है, फिर एक्शन करता है, उस पर कार्य करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूँ कॉन्शियस माइंड की, तो आप लोग स्टडी को लेके अगर स्टडी प्लान सेट करते हैं, फिर आप लोग उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहले आपने क्या किया? सोचा कि हमको कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, या फिर किसी चीज़ का जो है आप लोग प्लानिंग करते हैं, मतलब सोच के, और फिर उस पर क्या करते हैं? तुरंत एक्शन करते हैं। तो वो हो गया आपका कॉन्शियस माइंड। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो जैसे कि आप कुछ सोचे नहीं और आपका काम हो रहा है, ठीक है, सोच नहीं रहे हैं लेकिन आपका काम क्या है? जारी है, तो वो हो गया सबकॉन्शियस। माने आपकी हैबिट जो है, वो हैबिट सबकॉन्शियस माइंड में आता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब भी आप खाना खाते हैं, तो आप इस लेवल में हो गए हैं कि आपको बताना तो है नहीं कि आपको खाना खाना है, किस हैंड से खाएंगे। आप जिस भी हैंड से खाते हैं, बहुत लोग दोनों हैंड का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हैं, आपके सामने खाना आता है, आप खाना स्टार्ट करते हैं, क्या आप सोचते हैं उस समय खाना जब आपके सामने आता है, तो क्या आप सोचते हैं कि हमको खाना इस हाथ से खाना है या इस हाथ से नहीं खाना है? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपके जो है आपका वो डेली रूटीन में आ गया है, हैबिट बन गया है कि आप जो है लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से खाना खाते हैं, तो आप स्टार्ट कर दिए, आपको सोचना नहीं पड़ रहा ना। तो वो हो गया सबकॉन्शियस माइंड। सो फ्रेंड्स, ये है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं था, लेकिन हम सोचे कि आपको बता दें कि संचेतना पे इन्होंने शोध किया था, यानी कि कॉन्शियस माइंड पे जो है इन्होंने शोध किया था। तो कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बता दिया। तो चलिए, आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा चार्ट मेंशन किया गया है, जो कि शॉर्ट नोट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग इजीली इससे शॉर्ट नोट क्रिएट कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रांसीसी क्रिक का पूरा यहाँ पे हिस्ट्री दे दिया है शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने देखा कि 8 जून 1916 को इंग्लैंड यूके में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 8 जून 1916। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 28 जुलाई 2004 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 जुलाई 2004 को। तो फ्रेंड्स, अब देखिए,
आपको अगर याद करना है कि इनका जन्म और मृत्यु डेट, ठीक है। तो 8 जून को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जो आपका 8 है वो बेसिकली आप अगर इसको कट करेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। अगर आप इसको कट करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से आप कैसे कट करेंगे, तो 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से कटेगा ना, तो आप 8 के आगे 2 लिख दीजिए, हो गया। 28 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिंपल। तो आप ट्रिक वाइज अगर किसी चीज़ को माइंड में अपने द्वारा जो अगर कोई ट्रिक बना रहे हैं तो वो कभी भूलने वाला नहीं है। आप एग्ज़ाम में भी जब पढ़ेंगे ना तो आपको याद आएगा, अरे मैम ने बताया था कि 8 जून को इनका जो है जन्म हुआ था और 28 जुलाई को क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और कहाँ हुआ था, सेंट डोगियो जो एक शहर है कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। इनका निवास स्थान क्या है, यूके और यूएसए। राष्ट्रीयता ब्रिटिश। कार्य क्षेत्र जो है इनका भौतिकी विज्ञान और आणविक विज्ञान, जैविकी विज्ञान, ठीक है। संस्थान जो कि इंस्टीट्यूट था जिसमें इन्होंने काम किया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय और सालक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। इसके बाद से इनका अपना कॉलेज था, उसका क्या नाम था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन, ठीक है। उसके बाद से ख्याति, यानी कि इन्होंने किस में शोध किया था, तो इनका मेन जो शोध था वो है डीएनए की संरचना की खोज और साथ ही साथ मानव संचेतन यानी कि कॉन्शियसनेस पे इन्होंने अपना शोध किया था। तो आई बात समझ में। और सबसे मेन चीज़ है पुरस्कार इनको कब मिला था, तो 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। लास्ट में एक बार और इसको रिवाइज कर लिया जाएगा जिससे आपके माइंड में फिक्स हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं, इतना तो हम लोगों ने देखा कि इनकी जो है जन्म कब हुआ था, इन्होंने किस में शोध किया था, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखा। आप जब भी हिंदी में किसी का अगर किसी लेखक के बारे में कहानी पढ़ते हैं, कहानी उसका देखते हैं, तो पूरा जो है उनका जीवन काल कैसे था, उनकी शिक्षा दीक्षा भी देखते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ आपको पढ़नी है कि इनका प्रारंभिक जीवन काल कैसे रहा और इनकी शिक्षा कैसे पूरी हुई, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फ्रांसीसी हैरी क्रॉम्पटन क्रिक का जन्म और निवास एक गाँव में ब्रिटिश शहर नॉर्थम्पटन में रहा है। कहाँ रहा है, एक गांव में ब्रिटिश शहर नॉर्थम्पटन में रहा है। और आप एक चीज़ देख रहे हैं, आजकल के बच्चों को जो है फ़ोन से ज़्यादा लगाव हो गया, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। लेकिन जब ये छोटे थे ना तो इनको विज्ञान से इतना ज़्यादा लगाव था, इतना ज़्यादा ये भौतिक विज्ञान में ये इंटरेस्टेड थे कि ये बचपन से ही बहुत सारी बुकों से विज्ञान के बारे में अध्ययन करते थे, ठीक है। और इनकी जो शुरुआत की पढ़ाई थी उसको इनके चाचा जी ने ही घर पे स्टार्ट कर दी थी। इनके चाचा ने घर पे ही आरंभ कर दिया और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में एक स्कूल था मिल हिल स्कूल जो कि लंदन में था, ठीक है। लंदन में एक स्कूल था मिल हिल स्कूल, इसमें इन्होंने 8 वर्ष की आयु में प्रवेश लिया और वहाँ पे उन्होंने गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और के बारे में जो है अध्ययन किया। किस किस के बारे में, भौतिकी और गणित, रसायन शास्त्र वगैरह के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने विद्यालय के स्थापना दिवस पर वाल्स्टर नोकस पुरस्कार रसायन शास्त्र में प्राप्त किया था। ये पढ़ने में चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से इनको विद्यालय के स्थापना दिवस पर वाल्स्टर नोकस पुरस्कार के द्वारा रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इनको जो है एक पुरस्कार मिला था। और 21 साल के जब ये थे तो 21 साल की उम्र में इन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। और बीएससी इन्होंने किससे किया था, तो फिजिक्स में इन्होंने बीएससी की थी, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने पीएचडी शोधकर्ता के रूप में कार्य करने लगे। जब इन्होंने बीएससी कर लिया फिर इन्होंने पीएचडी शोधकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया और जिसके कुछ सालों बाद इनको केरी पोस्टर शोध पुरस्कार प्राप्त हुआ था, केरी पोस्टर शोध पुरस्कार प्राप्त हुआ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इनकी जो लाइफ थी वो कैसे चली, कैसी थी, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड सन 1947 में क्रिक ने जैविकी विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। देखिए, ये शुरू से किस में इंटरेस्टेड थे, फिजिक्स में।
भौतिकी विज्ञान से इनको बहुत ही ज़्यादा लगाव था और शुरुआती जो पढ़ाई थी इनकी वो भौतिकी से, फिज़िक्स में ही उन्होंने बीएससी फिज़िक्स भी फिज़िक्स से किया था और जो भी पढ़ाई था वो फिज़िक्स को लेके था। लेकिन बाद में जो है आप भी जब किसी चीज़ को लगातार पढ़ते हैं या करते हैं तो आप भी क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, एक टाइम पे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इनके साथ भी सेम वही चीज़ हुआ और इन्होंने बाद में फिज़िक्स छोड़ दिया, भौतिक विज्ञान का अध्ययन छोड़ दिया और ये जैविक विज्ञान स्टार्ट कर दिए। कब? 1947 में। 1947 में इन्होंने जैविक विज्ञान का अध्ययन शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद से ये इतना ज़्यादा इसमें जैविक विज्ञान में उपलब्धि प्राप्त किए कि इनका नाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ लिया जाने लगा। अब जाहिर सी बात है, जब आप भी कोई चीज़ अचीव करते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है। तो ऐसे ही इनको भी बहुत ही अच्छा लगता था कि मेरा नाम बड़े बड़े विद्वानों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ लिया जाता है। तो इन्होंने एक बात कहा था कि मेरा जैसे पुनर्जन्म हुआ है। इनको कैसा फील हो रहा था वो चीज़ उन्होंने बताया कि मेरा जैसे पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। क्रिक ने लगभग 2 वर्ष तक साइटोप्लाज्म की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? साइटोप्लाज्म की भौतिक विशेषताओं पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं शोधकर्ता इन्होंने किस पे शोध किया था। रिसर्च वर्क इनका अब हम लोग पढ़ेंगे। तो रिसर्च वर्क, प्रोफेसर क्रिक मुख्यतः 2 मूल प्रश्नों का हल ढूंढने में लगे थे, ठीक है। कौन कौन से वो प्रश्न थे? एक उनका प्रश्न था कि अणु किस प्रकार निर्जीव में से सजीव की ओर स्थानांतरित होती है। पहला उनका क्या क्वेश्चन था कि अणु किस प्रकार निर्जीव में से सजीव की ओर स्थानांतरित होती है, और दूसरा क्या था कि किस प्रकार मस्तिष्क में संचेतन होता है, ठीक है। तो इन 2 प्रश्नों का ये हल ढूंढ रहे थे और अचानक 1951 में इनकी दोस्ती हो गई वाटसन से। आपने बहुत सुना हो वाटसन और क्रिक, ठीक है। तो यहीं पे 1951 में क्रिक की दोस्ती हो गई वाटसन से और ये वाटसन के साथ कार्य करने लगे। इन दोनों ने किस प्रयोगशाला में एक साथ काम किया था? तो केवडिश प्रयोगशाला, जो कि कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो वहाँ से अपना ये कार्य शुरू किए थे। जब क्रिक महोदय वाटसन से मिले तब इनकी जो उम्र थी वो थी 35 वर्ष और उस समय ये बस अभी ग्रेजुएट हुए थे, अभी इनको पीएचडी की डिग्री नहीं मिली थी, ठीक है। लेकिन जो वाटसन थे ना, वो अभी मात्र 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो एज का काफ़ी डिफरेंस होते हुए भी इन दोनों का जो क्षेत्र था, जो शोध कर रहे थे, वो दोनों एक ही टॉपिक पे कर रहे थे। दोनों यही जानना चाहते थे कि किस प्रकार आनुवंशिकी सूचना आणविक रूप में भी परिवर्तित होती है। दोनों का क्या मत था? दोनों क्या जानना चाहते थे कि किस प्रकार आनुवंशिकी सूचना, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो आणविक रूप में भी परिवर्तित होती है। तो उसके बाद से इन दोनों वैज्ञानिकों ने डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि आनुवंशिकी सूचना किस प्रकार से परिवर्तित होती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा, आपने देखा फ्रांसीसी क्रिक का जीवन, ठीक है, पूरा हिस्ट्री। आइए एक बार और इस चार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, इस पे एक बार और ध्यान देते हैं ताकि ये भूले ना। चलिए, फ्रांसीसी क्रिक का जन्म 8 जून 1916 को इंग्लैंड यूके में हुआ था। मृत्यु इनकी 28 जुलाई 2004 को सैन डिएगो कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ। निवास इनका क्या है? यूके और यूएसए। राष्ट्रीयता ब्रिटिश। कार्यक्षेत्र भौतिकी विज्ञान, आणविक विज्ञान, ठीक है, आणविक जैविकी विज्ञान, ठीक है। संस्थान क्या था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय और सालक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। कौन कौन सा था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय और सालक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। इनका अपना कॉलेज था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन, ठीक है। उसके बाद से इनका शोध किसमें इन्होंने किया था? तो डीएनए मेन शोध है, डीएनए की संरचना और मानव संचेतन, ठीक है। डीएनए की संरचना और मानव संचेतन इनका मुख्य शोध है और पुरस्कार इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1962 में। तो आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेसर वीरबल साहनी की हिस्ट्री।
अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।